तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने कहा है कि जो शहर के अंदर अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको आगे प्रोग्रेस कराने के लिए और ज़्यादा जो आने वाले प्रोजेक्ट्स है उनकी प्रिलिमिनरी वर्क को फंड कराने के लिए वो 20,000 करोड़ का लोन लेंगे। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी है इन्होंने कहा है कि 28,705 करोड़ रुपए का यहाँ पर एक कॉस्ट आने वाला है बिग टिकट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए, जहाँ पर मेट्रो कॉरिडोर्स है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, वर्सोवा वसई सी ब्रिज है, सब टेरेन रेलवे है, ईस्टर्न फ्रीवे, मरीन ड्राइव, इन जगहों पे कनेक्ट करने वाले रोड्स है या बेसिकली टनल्स है। इनके लिए प्रिलिमिनरी वर्क के लिए मेजर काम की जरूरत है, कुछ के लिए फिनिशिंग की जरूरत है। अब ये पैसे जो है कहीं से तो लाने हैं, तो लोन के तौर पे इनको लिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मुंबई के पास में 80,000 करोड़ की एफडीज पड़ी है। अगली दोस्तों खबर के बारे में बात करें तो वो है द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से, जिन्होंने कहा है कि वो प्लान कर रहे हैं एक हेरिटेज पार्क सेटअप करने के लिए करोल बाग में। तो यहाँ पर सेंट्रल दिल्ली का नया फीचर ही बनेगा, जहाँ पर रेप्लिकाज होंगे देश भर के अलग अलग कोने से सिलेक्ट किए गए मॉन्यूमेंट से, और यहाँ पर G20 ग्रुपिंग्स को भी शामिल किया जाएगा। तो बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कई जगहों पे पार्क्स बनते हैं जहाँ पर दूसरे जगहों के आप कह सकते हो फेमस साइट्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। यही चीज़ दिल्ली में भी होने के लिए यहाँ पर काम किया जाने वाला है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है IGI मेट्रो स्टेशन से, जहाँ पर ट्रैवलर्स को सेफ और एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए एक सबवे बनाने का प्लान DMRC ने रखा है, जो कि टर्मिनल 2 के लिए जाएगा। या बेसिकली होगा ये कि IGI एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन T3 से लेकर जो T2 है उसके बीच में और ऑब्वियसली वहां से इस स्टेशन के बीच में आने के लिए एक सबवे बनाया जाएगा ताकि दो टर्मिनल्स कनेक्ट हो जाए। और इसके कारण होगा ये कि आधे किलोमीटर की वॉक करने की वजह से दोनों जगहों पे लोग इजीली ट्रैवल कर पाएंगे। और यानी अभी जो टर्मिनल 2 है वो भी काइंड ऑफ मेट्रो से जुड़ जाएगा, आप बोल सकते हो। अभी करेंटली अगर दोनों जगहों के बीच में फ्री में ट्रैवल करना है तो शटल बस सर्विस के लिए वेट करना पड़ता है, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हैसल वाला काम है, लेकिन ये चीज़ अब DMRC करने वाली है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो लखनऊ से, जहाँ पर यूपी के CM ने कहा है अथॉरिटीज़ को कि वो उत्तर प्रदेश इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी जल्द बनाएंगे, और एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान ये बात कही गई। तो बेसिकली यहाँ पर एक CEO भी नॉमिनेट किया गया है इस अथॉरिटी के लिए, और बेसिकली ये जो अथॉरिटी बनेगी इसका काम होगा all activities related to inland water transport and tourism will be regulated by the authority। तो ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, और बेसिकली अब इनका काम इनिशियल होगा ये कि वो कंप्लायंस चेक करे, एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी लॉस को चेक करे, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स को देखे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करे, इन्वेस्टिगेटिव डेवलपमेंट करे, वाटरवेज के बेहतर यूज़ को एनालाइज करे, और इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए वाटरवेज का ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करना, शिपिंग के लिए इस्तेमाल करना, नेविगेशन के इस्तेमाल करना, और मेनली टूरिज्म के लिए इस्तेमाल करने का काम वो करे। तो यूपी अपने नदियों के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने वाली है। अगली खबर दोस्तों जारी वो है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड से, जो कि एक सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है स्पेशलाइजेशन इन हाइड्रो पावर एंड इरिगेशन सेक्टर। और इन्होंने वनडे को अनाउंस किया कि कंपनी एक जॉइंट वेंचर लेटर ऑफ अवार्ड रिसीव कर चुकी है दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए, और कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पर सिविल वर्क्स का लॉट 4 का, और जो पार्टनर यहाँ पे है वो है NHPC लिमिटेड या नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, यानी गवर्नमेंट के साथ में मिलकर ये काम करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट शेयर इनका है वो 50% आधा होगा, और 1,818.56 करोड़ रुपीस का ये काम करेंगे। जो सिविल कंस्ट्रक्शन होगा या इसके अंतर्गत ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है हाइड्रो पावर प्लांट, इसके हेड रिच टनल्स जहाँ पर इनटेक, प्रेशर शाफ्ट, पेन स्टॉक्स, पावर हाउस, ट्रांसफार्मर केवरेंस, टेल रेस टनल्स, पॉट हेड यार्ड एडेट्स, इन जैसी चीजों को बनाया जाएगा। जो पोर्टल दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो 2,880 मेगावाट का है, 12 मेगावाट के 12 टर्बाइंस 240 मेगावाट के यहाँ पर बनने वाले हैं, और अरुणाचल प्रदेश में ये 86 मंथ्स में कंप्लीट किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो NSRTC से रिलेटेड है, जहां पर TBM ब्रेक थ्रू हो गया है सुदर्शन 4.4 का वैशाली रिट्रीविंग स्टाफ के अंदर गाजियाबाद में। जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर है उसके अंदर कुछ एकदम छोटी जगहों पे टनल का काम बचा था, और ये आखिरी था, जिसकी वजह से हुआ ये है कि जो ओवरऑल रूट है पूरे दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का वो कंप्लीट हो गया है। अगली दोस्तों जो खबर हो रही है महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से आ रही है, जिन्होंने कहा कि स्टेट ने टॉप रैंक हासिल कर लिया है स्टेट में फॉरेन फंडिंग को अट्रैक्ट करने के लिए, और जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है फॉरेन से वो है 36,634 करोड़ रुपीस की फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर। तो वैसे दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट है ये दिल्ली, कर्नाटका, तेलंगाना, इनको जो फर्स्ट क्वार्टर 23-24 के अंदर मिली हुई फंडिंग है उसका अगर टोटल कर दे तो भी उससे ज़्यादा है, यानी ऑब्वियसली यहाँ पर अच्छी फंडिंग हुई है। और यहाँ पर पिछले साल और उसके पिछले साल में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की रैंकिंग बहुत नीचे चली गई थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, जो अब वापस ऊपर उठते हुए नजर आ रही है। अगली दूसरी जो खबर आ रही है वो है
मॉर्गन स्टैनली ग्रुप से रिलेटेड, जिन्होंने प्रख्यात वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ग्रुप के साथ में पार्टनरशिप की है और ये अब साथ में मिलकर जो है वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे भिवंडी मुंबई के पास में। अब जो लोग भिवंडी के बारे में नहीं जानते, ये बेसिकली देश का वेयर हाउसिंग कैपिटल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेयर हाउसेस है और यहाँ पर ही इन्होंने अभी और वेयर हाउसेस बनाने का डिसीजन लिया है। 300 करोड़ रुपए के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी जो कि देश के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को बेहतर बनाएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है क्वांटम एनर्जी से, जिन्होंने कहा कि वो लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करने वाले एक फर्म है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाती है और इनॉग्रेशन इन्होंने किया अपने एक न्यू शोरूम का कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये कंपनी इसके साथ साथ ईवी टू व्हीलर्स का अपना शोरूम वाला चेन बनाने का काम शुरू करेगी स्टेट के अंदर और यहाँ पर कस्टमर्स जो है वो इनके अलग अलग मॉडल्स प्लाज्मा, इलेक्ट्रॉन, मिलान, बिजनेस रेंज के अंदर देख पाएंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जिन्होंने जर्मनी प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल के साथ में मिलकर एक एमओयू साइन किया है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर फुटबॉल प्लेयर्स को या जो स्पोर्ट है उसको वर्ल्ड क्लास लेवल पे ले जाने के लिए। तो बेसिकली ये जो रिनाउंड जर्मन प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है जो कि बुंदेसलिगा के अंदर मौजूद है, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है अब यहाँ पर चाहे वो स्कूल्स हो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स हो, इनके साथ में मिलकर काम करेंगे यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए महाराष्ट्र के अंदर। तो देखते हैं इसकी वजह से देश का फुटबॉल ओवरऑल बढ़ पाता है या नहीं। अगली दूसरी खबर आ रही है वो है भुवनेश्वर से, जहाँ पर चीफ सेक्रेटरी फॉर द ऑफिस ऑफ सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस जो है उड़ीसा के या CGGO के जो सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा है कि वो उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है गोपबंधु एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली एक सरकारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सरकारी ऑफिशियल्स के लिए, जहाँ पर एक परमानेंट वर्टिकल एकेडमी के तौर पे ये काम करेगा, जो कि आने वाले समय में जो ऑफिसर्स है और ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग जो भी आप कह सकते हो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनको एविडेंस बेस्ड रिसर्च, मैनेजमेंट कंट्रीब्यूशन, नॉलेज वगैरह इन चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो बेसिकली गुड गवर्नेंस कर पाए। अब कहीं ना कहीं पर हमारे देश के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्क एथिक्स वगैरह सही करने के लिए। उड़ीसा ने इसके लिए एक तरीके से शुरुआत। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो फिर से उड़ीसा से ही आ रही है, जहाँ पर बहुत लंबे समय से जो लोग इंतजार कर रहे थे थर्ड रेल वर्क का बरांग और खुर्दा के बीच में, वो रेल प्रोजेक्ट कमीशन कर दिया गया है। तो ये तीसरी लाइन का लास्ट पैच जो था मचनेश्वर और भुवनेश्वर के बीच में, वो CRS या कमिश्नर रेलवे सेफ्टी के द्वारा सैंक्शन हो गया है। इसके कारण अब ये रेल लाइन ज्यादा कैपेसिटी में लोगों को मदद कर पाएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है फिर से भुवनेश्वर से, जहां पर इंडिया की रिच हिस्ट्री, स्पाइस प्रोडक्शन और ऐसे कई दूसरी चीजों को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा ने स्पाइसेस मिशन को एक्सपांड करने का डिसीजन लिया है 2.5 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड तक। तो बेसिकली यहाँ पर चाहे वो टर्मरिक हो या कुछ दूसरे स्पाइसेस, मेजरली टर्मरिक की यहाँ पर बात हो रही है, वहाँ पर इन चीज़ों को अभी और प्रमोट करने की गवर्नमेंट बात कर रहा है। और यहाँ पर दोस्तों जो टर्मरिक वैरायटी है उड़ीसा की जिसको कंधमाल हल्दी बोलते हैं, वो स्पेसिफिकली एक ब्रांड के तौर पे यहाँ पे बढ़ाने का काम गवर्नमेंट करने वाली है ताकि ऑब्वियसली एक्सपोर्ट लेवल पे जो है कहीं ना कहीं पर ये चीज़ हो पाए। अब एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट होता है जिसकी वजह से यहाँ पर यहाँ के फार्मर्स को भी मदद मिलेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है फिर से उड़ीसा से, जहां पर इन्फॉर्म किया गया है कि 76 हायर सेकेंडरी स्कूल्स और 50 डिग्री कॉलेजेस को अप्रूवल मिला है इंक्लूजन के लिए नुआ उड़ीसा विजन के अंतर्गत। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ गोल सेट किए गए हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट, फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या क्या चीजें किसी स्कूल वर्क में इंप्लीमेंट की जानी चाहिए। तो इसी के अंतर्गत ये मल्टीपल कॉलेजेस इंक्लूड किए गए हैं और 61.5 करोड़ रुपीज इसके लिए स्पेंड किए जाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो है पुणे और डाउन के बीच में होने वाले रेल प्रवास से रिलेटेड, जहां पर एक बहुत अच्छी बात हुई है कि पुणे और डाउन के बीच में अब लोकल ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। तो वैसे दोस्तों मुंबई टू पुणे के बीच में घाट्स के कारण लोकल ट्रेन नहीं चलती। आप कर्जत तक जा सकते हो ट्रेन से, लेकिन लोनावला तक नहीं जा सकते हो, फिर लोनावला टू पुणे फिर से ट्रेन से जा सकते हो। लेकिन अब आगे वाली साइड या सदर्न वाली साइड पे भी पुणे से डाउन के बीच में लोकल ट्रेन शुरू हो गई है, जिसकी वजह से काफी लोगों को बहुत मदद मिलेगी। अगली दूसरी खबर आ रही है वो यूपी से है, जो जाके सीएम ने कहा है कि जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है बुंदेलखंड एरिया के अंदर, वो एक जॉब हब बनेगा। बुंदेलखंड के अंदर इशू ये रहा है कि ज्यादातर लोग जो ट्रैवल करते हैं, बाहर माइग्रेट करते हैं नौकरियों के लिए, उनको दिक्कत आती है इस रीजन के अंदर न होने वाले जॉब्स की वजह से। लेकिन डिफेंस हब बनने के कारण यहाँ पर हब ऑफ जॉब्स बनेगा कहा है, और साथ साथ 100 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं 2009 करोड़ की कीमत से। वैसे दोस्तों यहाँ पर डिफेंस इन्वेस्टमेंट सच में बहुत ज्यादा हो रही है। 2 एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, चित्रकूट में एक, झांसी में एक, और इसकी वजह से जॉब जरूर बढ़ेंगे फ्यूचर में। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो रोहन पूछते हैं, व्हाई इजंट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, इजंट इट द हाई टाइम
टाइम दैट वी हैव इट? नहीं, ये जो सवाल है इसका जवाब जो है मैं डिटेल वीडियो में तो दूंगा ही, लेकिन अभी अगर शॉर्ट में कहूँ तो कभी भी पॉपुलेशन को आर्टिफिशियल कंट्रोल करना नहीं चाहिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। इंडिया का जो पॉपुलेशन कर्व है ये कुछ दुनिया भर से बहुत अलग नहीं है, हम एक सिमिलर ट्रेजेक्टरी पे ही चल रहे हैं। हमारा देश का पॉपुलेशन अभी अभी नहीं बढ़ा है कुछ सालों में, जब से हम इंसानों को जानते हैं, यह हिस्ट्री हमारी जब से शुरू हुई है, इंडिया तब से ही पॉपुलेशन के अंदर हमेशा टॉप पोजीशंस पे रहा है, क्योंकि हमारी ज़मीन इतनी फर्टाइल है कि हम ऑलमोस्ट साल में 2 क्रॉप्स ले सकते थे, जबकि पूरे दुनिया के अंदर लोगों को जो है खाना उगाने के लिए इतनी अच्छी ज़मीन नहीं मिलती थी। इंडिया और कहीं हद तक चाइना के अंदर ही ये सक्सेसफुल था, और इसके लिए से पॉपुलेशन हमारी हमेशा से ज़्यादा रही है, अब नहीं बढ़ी। वहाँ पे एक कर्व होता है जो कि पॉपुलेशन को बढ़ाता है, फिर पॉपुलेशन सेटल होती है, इन्फेंट मोटिलिटी कम होती, लोग ऑटोमेटिकली कम बच्चे पैदा करते हैं और फिर वो ऑटोमेटिकली एक सेटल हो जाती है, डिक्लाइन होना शुरू होती है। ये दुनिया भर में होता आया है, यूरोप में अंदर हुआ है, अमेरिका के अंदर हुआ है, चाइना हमसे थोड़ा सा आगे अब ये होते हुए देख रहा है, जापान हमके उससे और आगे होते हुए देख रहा है। कंट्रोल बिल लाने की वजह से हमेशा दिक्कत आई है। चाइना के अंदर आज के डेट में जो सेक्स रेशियो है वो बहुत खराब है, लड़कियां बहुत ज़्यादा है, लड़के बहुत कम हैं, बूढ़े लोग इतने बढ़ गए हैं और उतने यूथ है ही नहीं उनको सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमिकली इफेक्ट होता है। जापान के अंदर भी ये इशू है, जहाँ पर बूढ़े लोग इतने ज़्यादा है और यूथ इतने कम है कि उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम ज़बरदस्ती, अननेचुरली, इनऑर्गेनिकली पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की वजह से बहुत दिक्कतें फेस कर सकते हैं। ये कुछ समय की बात है, हालांकि देश जितना पॉपुलेशन है उतना इंफ्रा क्रिएट नहीं कर पाया, उतनी फैसिलिटीज़ क्रिएट नहीं कर पाया, उसके ऊपर काम करना जरूरी है। आज भी हमारे देश के अंदर जितनी पॉपुलेशन है उसको हम होस्ट कर सकते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को भी हम इजीली खाना पानी प्रोवाइड कर पा रहे हैं बिना इंपोर्ट्स के। तो ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है, लेकिन एक डिटेल वीडियो उसके ऊपर जल्दी आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे लाइक करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब को समझ में आता है कि वीडियो शायद अच्छी है, तो वो दूसरे लोगों को रिकमेंड करता है। तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में।